धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, और उस पश्चिम उत्तर प्रदेश से जहां 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, याद है ना, और 2014 में भाजपा इस इलाके की, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीत कर आई थी। नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठ गए थे। 2017 में इस इलाके से सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें जीतकर भाजपा सत्ता में आ गई थी और आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए थे। 2019 में इनका काफिला यहां पे जरूर रुक गया था। 6 से 8 सीटों पर लोकसभा में इनको खामियाजा भुगतना पड़ा था, और अब 2022 का विधानसभा चुनाव सामने खड़ा हुआ है। भाजपा को लगता है कि फिर से वो यहां 2019, 2017 और 2014 का इतिहास दोहरा सकती है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज साफ तौर पर समझ में आती है कि जब भी कहीं कोई दंगा बवाल होता है, उसका फायदा भाजपा को होता हुआ ही क्यों दिखाई देता है। जैसे हमने देखा होगा ना लाल कृष्ण आडवाणी को, कि हर पकड़ा जाने वाला शख्स मुसलमानी की होता है, आतंकवादी जो होता है। तो ऐसे ही जहां दंगा होता है तो उसका फायदा सिर्फ भाजपा को ही क्यों होता है। गुजरात दंगे हों, चाहे बाबरी मस्जिद के बाद मुंबई में दंगे हुए हों, चाहे अभी हाल फिलहाल में पिछले साल दिल्ली में दंगे हुए हो, या कहीं और भी कोई भी दंगा बवाल टेंशन क्रिएट हो, उसका फायदा भाजपा को ही क्यों होता है, इस पर भी बात करनी चाहिए। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सबसे पहला जो चुनाव होने जा रहा है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पे होने जा रहा है। 10 फरवरी को यह मतदान होगा। इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कल आपने देखा होगा कि भाजपा ने 2 चरणों की, एक की नहीं 2 चरणों की अपनी सूची जारी कर दी। पहले चरण में 58 में से 57 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया, और दूसरे चरण में 55 में से 49 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया। कुल मिला के 6 सीटें बचा ली हैं। शायद उसको इंतजार है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी का कोई नेता टूट के उसके साथ आ जाएंगे और उनको वो टिकट दे देगी, उसके साथ कोई सहयोगी बन के आ सकता है, उसके साथ समझौता हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कल मायावती ने भी 53 जो है कैंडिडेट के नाम जारी कर दिए 58 में से, जिसमें से 13 उन्होंने मुस्लिम उतारे हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी है उसने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। गठबंधन करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी बहुत सारे अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, और आज खबर आई है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अपने कई सारे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। शौकत अली जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बाकायदा लिस्ट जारी की है। विस्तार में मैं जान नहीं रहा हूं कौन सी सीट से किसको टिकट दिया है, उस पर एक अलग खबर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस उधेड़ बुन के बीच कल 2 तस्वीरें उभर कर सामने आई पश्चिम उत्तर प्रदेश की सरजमी से। पहली तस्वीर उभर के आई कैराना से, वही कैराना जहां पे हुकुम सिंह ने कह दिया था पलायन, और उस पलायन को आज भी भाजपा मुद्दा बनाती है। अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, तमाम लोग उसको मुद्दा बनाते हैं। और दूसरी तस्वीर आई रामपुर से। रामपुर वाली तस्वीर उभरी है असल में सीतापुर से, जब 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हुए। तो एक तरफ एक मुस्लिम लीडर का बेटा जो खुद समाजवादी पार्टी का विधायक है वो जेल से रिहा हो रहा है, और दूसरी तरफ एक मुस्लिम नेता मुनव्वर हसन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कैराना के वो सांसद रहे हैं और चारों सदनों में रहे, राज्यसभा में भी, विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी, और वर्तमान समय में उनका बेटा भी समाजवादी पार्टी का विधायक है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कैसे इस पूरे प्रकरण को देखा और समझा जा सकता है, और किस तरीके की तस्वीरें उभर के आई हैं जब एक जेल से रिहा हो रहा है और जब एक जेल जा रहा है। इन दोनों तस्वीरों के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी 2 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जिक्र करते हैं नाहिद हसन का। नाहिद हसन दूसरी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने हैं। 2017 में दूसरी बार, और उससे पहले जब ये हुकुम सिंह विधायक हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी जब सत्ता में बैठे 2014 में, तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ लिया था। और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ था, हुकुम सिंह ने अपने भतीजे को मैदान में उतारा, लेकिन हुकुम सिंह का भतीजा नहीं जीत पाया। नाहिद हसन उस उपचुनाव में जीते और उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते। और जब से आदित्यनाथ योगी सत्ता में आए हैं तब से इनके ऊपर कई सारे मुकदमे लगाए जा चुके हैं। पहले भी इनके घर पर कुर्की का पर्चा चिपका दिया गया था, काफ़ी समय तक फरार चल रहे थे, और इनको बाद में जेल में अपने आप को पहुंचवाना पड़ा था, सरेंडर कर दिया कोर्ट में जाके। अब फिर कल खबर आ रही है कि गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे थे, वांछित वांटेड मतलब, तो ये इस चक्कर में थे। नॉमिनेशन इन्होंने फाइल कर दिया था वकील के जरिए अपना, उसमें एक एफिडेविट इनको दाखिल करना था कि एफिडेविट दाखिल कर दें और उसके बाद ही अपने आप को सरेंडर कर दें। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, जहां विपक्ष के नेता हैं उनको तो उठा के जेल में डाल ही देगी। तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की गिरफ्तारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। गिरफ्तारी के बाद नाहिद हसन ने कहा, मैं कोई आदित्यनाथ योगी हूं क्या कि फर्जी मुकदमा लगने पर रोने लग जाऊंगा। क्या कहा है पहले सुन लीजिए, फिर बताएंगे क्यों कहा है।
गिरफ्तारी दी है। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? की जीत होगी, योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। सुन लिया आपने नाहिद हसन को। तो नाहिद हसन का जो कमेंट है और सीधे तौर पे उन्होंने टारगेट किया आदित्यनाथ योगी। ये क्या है मामला, तो आपके सामने एक वीडियो हम रख रहे हैं जो आपको लोकसभा का है 2007 का। वहां पे आदित्यनाथ योगी कैसे खड़े होकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाते हुए सुबक सुबक के रो रहे हैं, उनकी जबानी सुन लीजिए। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है। लेकिन आज मुझे अपराधी बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाए जा रहे हैं। केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के सुन लिया। और इस बॉडी लैंग्वेज को जो आदित्यनाथ योगी की यहां दिखाई दे रही है, और आज की जब वो सत्ता में बैठ गए और पुलिस के जरिए वो क्या करा रहे थे, ठोक दो, मार दो, गाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। कल्पना कीजिएगा जब वो सत्ता में नहीं थे तो पुलिस पे किस तरीके के आरोप लगा रहे थे, और आज उनके रहते हुए पुलिस पे किस तरीके का आरोप लग रहा है। लेकिन जो नाहिद हसन है उन्होंने आदित्यनाथ योगी पर सीधे हमला बोल के अपने तेवर जरूर दिखा दिए हैं। नाहिद हसन के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इनकी माता तबस्सुम हसन 2018 में जब उपचुनाव हुआ, जब ये हुकुम सिंह इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी बेटी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन यहां पर तबस्सुम हसन ये महागठबंधन के टिकट पर लड़ी और वो जीत गई। हालांकि 2019 में वो नहीं जीत पाई क्योंकि यहां से प्रदीप कुमार कैराना से सांसद बन गए। इसके अलावा नाहिद हसन के जो पिता हैं वो अपनी एक इमेज इस पूरे इलाके के अंदर रखते हैं। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। मुनव्वर हसन का एक बड़ा नाम है। तो जहां एक और इस छोर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम नेता के बेटे और समाजवादी पार्टी से 2 बार के विधायक को जेल में डाल दिया गया, वहीं दूसरी ओर आजम खां के बेटे को कल रिहाई मिली है। क्या उन्होंने कहा है वो देख लीजिए। आजम खां के बेटे को रिहाई मिलने के बाद पुलिस ने उनको उनके घर तक नहीं जाने दिया। यह आरोप लगाते हुए अब्दुल्ला आजम ने पुलिस वालों से अच्छी खासी बहस भी की है और इस बात की ऑन कैमरा शिकायत भी की है। सुन लीजिए अब्दुल्ला आजम की जबानी। यार इतना अन्याय ना करो, ऐसा अन्याय ना करो। किसी के घर पर कोई नहीं आए। आप देख रहे हैं यह है लोकतंत्र। घर पर लोग नहीं आ सकते। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ये हाल है रामपुर में। 10 मार्च के बाद सब हो जाएगा अब्दुल्ला भाई। ये है घर पर आने से लोगों को रोक रहे हैं। यह है लोकतंत्र। 10 मार्च को आ रहा है अखिलेश। आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं ये। सुन लिया आपने अब्दुल्ला आजम को। मुझे लगता है अब्दुल्ला आजम के बारे में कुछ चीजें आपके सामने रख दे, फिर एक वीडियो इनका आपके सामने मैं और रखना चाहता हूं जो बाकायदा इन्होंने पत्रकारों के सामने बाइट के तौर पे दिया है। 23 महीने से ये अपने पिता यानी कि आजम खां के साथ सीतापुर जेल में बंद थे। इनकी माता दिसंबर 2020 में जमानत पर रिहा हो चुकी हैं। वर्तमान समय में वो रामपुर नगर सीट जो है, शहर सीट है जिसे आप सदर सीट कह सकते हैं, वहां से वो विधायक हैं और ये खुद स्वार से विधायक हैं। इनके पिता रामपुर से सांसद हैं और आप जानते ही हैं एक स्पीच इन्होंने जाके वहां दी थी संसद में और उसी स्पीच के बाद इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। वरना सोचिए 2017 से आदित्यनाथ योगी सत्ता में बैठे हुए थे और 2019 तक उन्हें आजम खां के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आजम खां ने पहले विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी को हराया, फिर लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी जयप्रदा को हराया और उसके बाद संसद में जाके गरजे, बस दूसरों की आंखों की किरकिरी बन गए और उनके खिलाफ बकरी चोरी मुर्गी चोरी के मुकदमे लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। कैसे अब्दुल्ला आजम बता रहे हैं कि उनके पिता की जान खतरे में है और उनके साथ किस तरीके का व्यवहार जेल के अंदर किया गया है, वो उनकी जबानी सुन लीजिए। 8 बाई 10 की कोठरी जिसमें 2 फीट का टॉयलेट और उस 8 बाई 8 की तन्हाई बैरिक में रहते थे और आज भी मेरे वालिद वहाँ बेगुनाह बने मुकदमे में, जिसमें 7 लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं और एक अकेला आजम खां साहब जी। अब्दुल्ला भाई, आजम भाई की जान को खतरा है? बिल्कुल है भाई। सरकार ने 9 दिन इलाज में देरी नहीं कराई तो क्या कह सकते? जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है और आज भी मेरे वालिद को वहाँ पर जान का खतरा है। और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। अच्छा आप बताओ चित्रकूट में जो हुआ, चित्रकूट जेल में क्या हुआ? यूपी की बाकी जेलों में क्या हो रहा है?
बताइए आप, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइए, पुलिस कस्टडी में क्या हो रहा है? यहाँ तो आप गवाह हो, मैं अपने घर के बाहर अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। सुन लिया आपने अब्दुल्ला आजम को। तो अब्दुल्ला आजम अपने तेवर साफ दिखा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि किस तरीके की सस्ती है। रामपुर में अभी भी समाजवादी पार्टी ने कोई टिकट फाइनल नहीं किया है, तो किस तरीके से जो है यहाँ के टिकट फाइनल होंगे? क्या आजम खान जेल में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे, या अब्दुल्ला आजम अब जो बाहर आ चुके हैं वही चुनाव लड़ेंगे, या तंजीम फातिमा फिर से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी? क्या होगा इस बार रामपुर का? और आजम खान पर जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, जो सक्सेना है, जिसको भाजपा ने मैदान में उतार दिया है, वही तमाम एफआईआर दर्ज कराने वाला है, उसी के तमाम गवाह हैं, उसी को भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। और उसने मैदान में उतरते ही अपने बोल वचन भी शुरू कर दिए हैं। उसके बाद किस तरीके की यहाँ स्थिति उभरती है, उस पर एक अलग सी रिपोर्ट आपके सामने थोड़ी देर बाद रखने जा रहा हूं। कैराना और रामपुर का खास तौर पर हाल समझ लीजिएगा उस रिपोर्ट को, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आपके सामने आएगा। पर फिलहाल अभी देखिए कि एक नेता का बेटा बाहर आया तो दूसरे नेता के बेटे को जेल में डाल दिया गया। क्या ये संयोग है या प्रयोग है, आप तय कीजिएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।